नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। सतीश ने निश्चय किया वह डॉक्टरी पढ़ना नहीं छोड़ेगा, इसलिए दूसरे दिन शाम को किसी से कुछ न कह बिहारी को साथ लेकर वह फिर उसी बासे में जा पहुंचा। मकान तब भी खाली ही पड़ा था। मकान वाले को पकड़कर 6 महीने का बंदोबस्त किया और पास के हिंदू आश्रम में जाकर एक रसोइया खोज लाया। तब प्रसन्न मन से बाहर निकल गया। बिहारी से कहा, हम कल ही यहां चले आएंगे। तू क्या कहता है बिहारी? बिहारी ने सहमति प्रकट की। राह में चलते चलते सतीश ने कहा, काम अच्छा नहीं हुआ बिहारी। जैसा भी हो उसने हमारी बड़ी सेवा की है। फिर एक तरह से मेरे ही लिए उसकी उस बासे की नौकरी चली गई। एक बार खबर लेनी उचित है। बिहारी समझ गया कि किसकी बात हो रही है। वह चुप ही रहा। सतीश आगे कहने लगा, वह कुछ भी क्यों ना हो, पथ की भिखारिणी होने पर भी दुख में खोज खबर लेनी ही चाहिए। ऐसा ना करने पर मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है। किंतु मैं उन लोगों के घर में नहीं जाऊंगा, गली में भी नहीं, मोड़ पर खड़ा रहूंगा। तुम एक बार जाकर पता लगा लाना कि वह कष्ट में तो नहीं है। कष्ट में तो निश्चय ही है, यह मैं अच्छी तरह देख रहा हूं। उसे किसी तरह कुछ दे आना। बिहारी निःशब्द पीछे पीछे चलने लगा। सतीश बोला, मुझे वह सारी बातें नहीं बताएगी, किंतु तुमसे कुछ नहीं छुपाएगी, समझे ना बिहारी? तब भी बिहारी कुछ नहीं बोला। सावित्री वाली गली के मोड़ पर आकर सतीश खड़ा हो गया। बोला, ज्यादा देर ना करना। बिहारी ने गली में प्रवेश किया। सतीश वहीं पास इधर उधर टहलने लगा। दूर जाने का साहस नहीं किया कि पीछे निर्बोध बिहारी उसे न देख कहीं और न चला जाए। 10 ही मिनट बाद बिहारी ने लौटकर कहा, नहीं है। सतीश ने उत्सुक होकर पूछा, कब लौटेगी? बिहारी ने कहा, वह अब न आएगी। उसे गए 2 महीने हो गए, किंतु एक दिन भी नहीं आई। सतीश ने गैस के खंभे को पकड़कर खड़े होकर भीषण स्वर में कहा, झूठी बात है, किसी ने तुझे धोखे में रखा है। बिहारी भी दृढ़ भाव से सिर हिलाकर बोला, किसी ने धोखे में नहीं रखा है। सचमुच वह अब नहीं आती। सच ही वह घर से चली गई है। उसके घर का सामान पड़ा है। ऐसी क्या चीज है वहां बाबू कि उसका मोह उसे होगा? सतीश गर्म होकर बोला, ऐसी पैसे वाली तो वह नहीं है। तू बिल्कुल घोंगा है, इसलिए पूछ कर चला आया कि अब वह नहीं आएगी। यह क्या हो सकता है बिहारी? एक आदमी निरुद्देश्य हो गया और किसी ने उसकी खबर ही ना ली। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। बिहारी चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। सतीश ने कहा, मोक्षदा क्या कहती है कि वह नहीं जानती? मुझे विश्वास नहीं होता। वह निश्चित रूप से जानती है। मैं उसके पास जाता हूं। बिहारी परेशान हो उठा। आप न जाइए बाबू। क्यों न जाऊं? क्यों वह छिपाएगी? मैं किसी का खाकर भाग आया हूं कि हमसे लुका चोरी करेगी? मैं तुझे कहता हूं, चाहे जैसे हो, मैं पता लगाऊंगा कि वह कहां है। बिहारी ने डर कर कहा, इसमें उसकी मौसी का कोई दोष नहीं है बाबू। सावित्री अपनी इच्छा से घर छोड़ गई है, किसी को बताकर नहीं गई। सतीश ने धमका कर कहा, तब भी कहते हो जता कर नहीं गई, बता कर गई है। निश्चय ही गई है। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किंतु इसी शहर में है। किस जगह है?
गधे की तरह बात न कर बिहारी। क्या हुआ है बता। बिहारी थोड़ी देर स्थिर रहने के बाद न जाने क्या सोचकर बोला, आपको दुख होगा इसलिए, नहीं तो सारी बात सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सतीश अधीर हो उठा। क्या जानता है बता ना। बिहारी फिर चुप हो रहा। सतीश प्राय चिल्ला कर बोला, हरामजादे तेरे पांव पड़ता हूं, शीघ्र बता। बिहारी ने तुरंत भूमिष्ठ हो प्रणाम किया, फिर उसके जूते की धूल सिर पर लेकर रुआंसा हो कहा, बाबू आपने मुझे नरक में डुबा दिया, जरा आड़ में चलिए कहता हूं। इतना कहकर अंधेरी गली के अंदर जाकर एक ओर खड़ा हो गया। सतीश ने सामने खड़े होकर पूछा, क्या बात है। बिहारी ने थूक निगल कर कहा, सावित्री की मौसी की धारणा है कि वह आपके पास है, किंतु मैं जानता हूं कि यह ठीक नहीं है। सतीश अस्थिर होकर बोला, तू तो बड़ा पंडित है, यह तो मैं भी जानता हूं, उसके बाद क्या कहता है। धीरज रखिए बाबू, कहता हूं, कह बिहारी ने एक बार फिर अच्छी तरह थूक निकल कर कहा, मुझे बड़ी आशा है। क्या आशा है। बिहारी मृत सा होकर कह बैठा, वह उसी जगह गई है, उसी बाबू के यहां। कौन बाबू। हम लोगों के विपिन के पास। हाँ बाबू वहीं, वहां न बैठिए नहीं तो स्नान करना होगा। सतीश ने वह बात सुनी ही नहीं। उस ओर दीवार से पीठ लगाकर सीधे बैठ सूखे भर्राए गले से पूछा। तब उसकी मौसी ने कैसे समझ लिया कि वह मेरे पास है। बिहारी ने कहा, सावित्री ने जिस दिन विपिन बाबू का अपमान करके उन्हें विदा कर दिया, उस दिन साफ कहा था कि वह सतीश बाबू को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाएगी। घर के लोगों ने आड़ में खड़े होकर उन लोगों का झगड़ा सुना था। सतीश उठ खड़ा हुआ, बलपूर्वक अपने को कुछ प्रकृतिस्थ करके पूछा, तब तूने कैसे जाना कि वह विपिन बाबू के पास गई है। बिहारी चुप हो रहा। सतीश ने कहा, बोल। बिहारी ने फिर एक बार इधर उधर की। सावित्री से वह अहंकार पूर्वक नहीं कहेगा कह आया था। उसने स्मरण किया। अंत में एक बार फिर थूक निगल कर कहा, मैं अपनी ही आंखों देख गया हूं। सतीश चुप होकर सुनने लगा। बिहारी बोला, हम लोगों ने जिस दिन बासा बदला था उसके दूसरे दिन दोपहर के समय में आया था। उस समय विपिन बाबू सावित्री के बिस्तरे पर सोए हुए थे। सतीश भयानक धमकी देकर बोला, झूठी बात है। बिहारी चमक कर बोला, नहीं बाबू, मैं सच्ची बात ही कह रहा हूं। सतीश ने उसके मुंह की ओर तीखी दृष्टि से देखते हुए क्षण भर चुप रहकर प्रश्न किया, सावित्री स्वयं कहाँ थी। सावित्री उसी कमरे में थी। बाहर आकर मुझे चटाई बिछाकर बिठाया, पूछने लगी कि बाबू लोग क्रोध करते हैं या नहीं, हम लोगों ने डेरा क्यों बदला आदि। उसके बाद मैं गुस्सा होकर चला आया। उस दिन से ही वह उस बाबू के साथ चली गई। इतने दिनों तक क्यों नहीं बताया। बिहारी चुप हो रहा। सतीश ने पूछा, तूने अपनी आंखों से देखा था या सुना था। नहीं बाबू, मेरी अपनी आंखों देखी बात है। मेरे पांव छूकर कसम खा कि तेरी आंखों देखी बात है। याद रख, ब्राह्मण के पांव छू रहा है। बिहारी ने तुरंत झुककर सतीश के पांव को छूकर कहा, वह बात रात दिन मुझे याद रहती है बाबू, मेरी आंखों देखी बात है। सतीश और भी एक क्षण चुप रहकर बोला, अच्छा तू डेरे पर जा, उपेन दादा से कहना आज रात को मैं भवानीपुर जाऊंगा, लौट ना पाऊंगा।
बिहारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह रो पड़ा। सतीश ने विस्मित होकर कहा, यह क्या हुआ? रोता क्यों है? बिहारी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, बाबू, मैं आपके बच्चे के जैसा हूं, मुझसे ना छिपाइए, मैं भी साथ चलूंगा। सतीश ने पूछा, क्यों? बिहारी बोला, यह सच है कि बूढ़ा हो गया हूं, किंतु जात का ग्वाला हूं। एक लकड़ी हाथ में आ जाने पर 5-6 जनों से मुकाबला कर सकता हूं। मैं झगड़ा करना भी जानता हूं, जरूरत आ पड़ने पर मरना भी जानता हूं। सतीश ने शांत भाव से कहा, मैं क्या झगड़ा करने जा रहा हूं? मूर्ख कहीं के। इतना कहकर चला गया। बिहारी ने अब समझा कि बात झूठी नहीं है। आंखें पूछकर उसने भी प्रस्थान किया। सतीश तेजी से मैदान की ओर चल पड़ा था। यह निश्चय नहीं किया था कि कहाँ जाएगा, किंतु कहीं तो उसे शीघ्र जाना ही पड़ेगा। इसका प्रधान कारण यह है कि वह निसंशय अनुभव करता था कि मुहूर्त भर में उसके मुख और चेहरे में ऐसा अशोभनीय परिवर्तन आ गया है कि उसे लेकर किसी के सामने खड़ा नहीं हुआ जा सकता। मैदान के एक एकांत भाग में पेड़ के नीचे बेंच पड़ी हुई थी। सतीश उसी के ऊपर जाकर बैठ गया और वहां निर्जन देखकर कुछ शांति का अनुभव किया। अंधेरे वृक्ष के नीचे बैठकर उसके मुंह से पहली बात यही निकली कि क्या किया जाए। कुछ देर तक यह सवाल उसके दोनों कानों के बीच निरर्थक प्रलाप की तरह घूमने लगा। अंत में उसे यही उत्तर मिला, कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसने सवाल किया, सावित्री ने ऐसा काम किया क्यों? उत्तर मिला, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे नए सिरे से उसे दोष दिया जाए। प्रश्न हुआ, इतने बड़े विश्वासघात का काम ही उसने क्यों किया? उत्तर मिला, पहले यह तो बताओ कि उसने तुम्हें विश्वास ही क्या दिया था? सतीश कुछ भी बोल नहीं सका। वस्तुतः उसने तो कोई झूठी आशा नहीं दी, एक दिन के लिए भी कोई छलना नहीं की, बल्कि बार बार सावधान किया था, शुभकामना की थी, बहन से ज्यादा स्नेह और सेवा की थी। उसने उस रात की बात याद की। उस दिन निष्ठुर होकर उसे कमरे से बाहर करके रक्षा की थी। दूसरा कौन इस तरह कर पाता? कौन दूसरा अपने कलेजे में बर्छी भोंककर उसे अक्षत रख सकता था? सतीश के नैनों की पलकें भीग गई, किंतु यह संशय वह किसी तरह दूर नहीं कर सका कि इस प्रश्नोत्तर माला में कहीं कोई भूल हो रही है। उसने फिर प्रश्न किया, किंतु उसने उसे प्यार किया था। उत्तर मिला, क्यों किया? क्यों जानबूझकर कीचड़ में प्रवेश किया? प्रश्न किया, यह तो नहीं जानता, कमल लेले में भी तो कीचड़ लगता है। उत्तर मिला, वह सब पुरानी उपमा है, यहां वह लगती नहीं। मनुष्य घर आते समय कीचड़ धोकर कमल ले आता है। फिर तुम्हारा कमल ही कहाँ था कि कीचड़ धोकर घर में ले आते? प्रश्न किया, ना होता तो घर ही ना आता। उत्तर मिला, छी, वह बात मुंह पर भी न लाना। इसके बाद कुछ देर तक वह स्तब्ध होकर तारों भरे काले आकाश को देखता रहा। फिर हठात बोल उठा, मैंने तो उसकी आशा छोड़ ही दी थी, उसे पाना भी नहीं चाहता, किंतु उसने मेरा इस तरह अपमान क्यों किया? एक बार पूछा तक क्यों नहीं? किस दुख के कारण वह ऐसा काम करने गई? वह किसी तरह यह बात सोच न सका कि ऐसा उसने पैसे के लोभ से किया है। विपिन जैसे अनाचारी मद्यप को वह मन ही मन प्यार करती थी, इस बात पर कैसे विश्वास कर सकूंगा? तब क्यों? गांव की ठंडी हवा से उसे ठंड लगने लगी। वह ऊनी चादर ओढ़कर आंखें बंद कर
उसी बेंच पर लेट गया। नींद लगते ही उसके सामने सावित्री का मुंह उज्जवल होकर फूट पड़ा। पतिता जैसी कोई कालिमा तो उसके मुंह पर है नहीं। स्वाभिमान से दीप्त, बुद्धि में स्थिर, स्नेह में स्निग्ध, परिणत यौवन के भाव से गंभीर, फिर भी रस और लीला में चंचल। वही मुँह है, वही हंसी है, वही दृष्टि है, वही संयत परिहास है और सबके ऊपर वही निष्कपट सेवा है। यह सब उसने इतनी छोटी उम्र में कब कहाँ से पाया? राख के अंदर भी आग की तरह उसके आवरण के साथ खेल करने में जो आग बाहर निकल आई थी, उसकी जलन से किस तरह, किस रास्ते पर भाग आज वह छुटकारा पा सकेगा? फिर छुटकारा ही पाकर क्या होगा? उसकी दोनों आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने इन आंसुओं को रोकने की इच्छा नहीं की, उन्हें पोंछने की इच्छा भी नहीं की। ये आंसू कैसे मीठे हैं! इन आंसुओं में इतना रस है कि आज अपने परम दुख के बीच इस प्रथम उपलब्धि से वह सुखी हुआ और जिसका अवलंब लेकर इतने बड़े सुख का स्वाद जीवन में पहली बार ग्रहण कर पाया था, उसके प्रति दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सतीश और चाहे जैसा हो, इस बात में असंशय रूप से विश्वास करता था कि भगवान है और उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता तथा छोटे बड़े सभी को एक दिन उनके सामने अपने कामों के लिए जवाब देना ही होगा। वह आंखें पोंछकर उठ बैठा और मन ही मन कहा, भगवान, कोई नहीं कह सकता कि कब किसके हाथ में देकर तुम किसे क्या भेज देते हो। आज तुम्हारे ही हुक्म से सावित्री दाता है, मैं भिक्षुक हूं। ऐसा कर दो कि वह भली है या बुरी, इसका विचार मैं न कर सकूं। मेरी छाती के अंदर की सब ज्वाला, सब विघ्न द्वेष दूर कर दो, जिसके उसके विरुद्ध मैं कृतज्ञ होकर न रहूं। उधर ज्योतिष साहब के मकान में संध्या के बाद बैठक के कमरे में सरोजनी, ज्योतिष, उपेंद्र के अलावा एक और सज्जन बैठे हैं, जिनकी मूछ दाढ़ी सब सफाचट है। इनका नाम है शशांक मोहन। यह विलायत से लौटे हुए हैं, इसलिए साहब भी हैं। थोड़े ही दिनों से सरोजनी के प्रति आकृष्ट हुए हैं और इस बात को प्राणपण से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। वह प्रयास कितनी दूर तक सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है, यह तो केवल विधाता ही जानते हैं। आज सतीश का प्रसंग छिड़ गया था। उपेंद्र उसके असाधारण शरीर बल और अद्भुत साहस का वर्णन कर चुके थे और अब उन्होंने उसके अनूठे कंठ स्वर और उससे भी ज्यादा उसके आश्चर्यजनक संगीत ज्ञान की बात उठाई थी। नजदीक के सोफे पर बैठी सरोजनी दोनों हाथों पर ठुड्डी रखे झुककर बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। ऐसे समय बिहारी ने भग्न दूत की तरह कमरे में प्रवेश कर सतीश के भवानीपुर जाने के संवाद की घोषणा की। उपेंद्र ने कुछ विस्मित होकर पूछा, उसका वहां कौन है? बिहारी थोड़े में केवल मुझे नहीं मालूम कहकर चला गया। सब लोग सतीश की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए सभी निराश हुए। सरोजनी सीधी होकर बैठ गई और हठात लंबी सांस लेकर बोल उठी, तब और क्या होगा? ज्योतिष उसके मुंह की ओर देखकर स्नेह से जरा हंस पड़े। सिर्फ शशांक मोहर पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने खुश होकर प्रस्ताव किया। इस समय सरोजनी ही कर्णधार बने। संगीत से आनंद प्राप्त करने की कितनी क्षमता उनमें थी, इसे तो वही जानते थे, किंतु सरोजनी के दृढ़ आपत्ति प्रकट करते ही वह बोल उठे, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि पुरुष का गाना ही गलत है। स्वभावतः ही उसका गला मोटा और भारी होता है, इसलिए शिक्षा उसकी कैसी भी हो और वह चाहे कितनी अच्छी तरह गाने की चेष्टा करे, वह किसी तरह भी सुनने के लायक नहीं हो सकता।
इस बात का और किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु सरोजनी ने किया। वह बोली, आपके लिए निश्चय ही सुनने लायक नहीं हो सकता। हारमोनियम, पियानो आदि भारी पर्दे के बाजों का निर्माण शायद गलत हो, परंतु वे आज भी तैयार हो रहे हैं और लोग उनको खरीदते भी हैं। शशांक मोहन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर भी वह अपने गोरे मुख को कुछ लाल करके न जाने क्या कहने जा रहे थे कि सरोजनी एकाएक उठ खड़ी हुई और बोली, माँ को खबर दे आऊं, वह अभी तक भोजन कराने के लिए बैठी होगी। उपेंद्र चकित होकर बोले, उसका खाना पीना इसी तरह होता है? हम्बग। उपेंद्र चकित होकर बोले, उसका खाना पीना इसी तरह होता है। हम्बग। उपेंद्र के बोलने में आंतरिक स्नेह से भिन्न और कुछ नहीं था, और सतीश यदि उनका नितांत स्नेहास्पद न होता तो वह ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसे अच्छी तरह समझ सकने के कारण ही सरोजनी ने हंसकर कहा, यह आपका बड़ा अन्याय है। उनकी रुचि यदि आपकी रुचि से ना मिले तो दोष आपका है, उनका नहीं। अच्छा, माँ से तो कह आऊं। इतना कहकर सरोजनी तेजी के साथ बाहर चली गई। उसके चले जाते ही शशांक मोहन ने उपेंद्र की तरफ घूमकर कहा, लगता है आपके मित्र बड़े कट्टर हैं। उपेंद्र कुछ हंसकर बोले, कम तो नहीं है, संध्या पूजा भी करता है। उन्हें यह बात नहीं मालूम थी कि सतीश बीच बीच में छिपकर शराब पीता है। वह स्वप्न में भी ऐसा ख्याल नहीं कर सकते थे। शशांक मोहन ने पूछा, वह क्या करते हैं? उपेंद्र बोले, कुछ भी नहीं। कभी वह कुछ करेगा यह भरोसा भी किसी को नहीं है। इस बात से शशांक मोहन के मन के ऊपर से मानो एक पत्थर हट गया। खुश होकर बोले, वही तो। ज्योतिष अभी तक चुप होकर सुन रहे थे। उपेंद्र को लक्ष्य कर बोले, तुम्हारी बात कुछ जची नहीं उपेंद्र। क्या शारीरिक उत्कर्ष का कोई मूल्य नहीं है? उसे भी छोड़ दें तो मैं उनके गाने पर पूरी तरह मुग्ध हो गया हूं। जो कुछ वह करते हैं उसके लिए हमारे इस देश में यदि उन्हें सम्मान न मिले तो निस्संदेह यह दुख की बात है। किंतु यह दोष तो हम ही लोगों का है, उनका नहीं। मुकदमे में दावे का कागज दाखिल किए बिना, अटॉर्नी के साथ माथापच्ची किए बिना, हाकिम की ताड़ना पाए बिना, जिसका 16वां आना अदा हो चुका है, वह यदि इस ओर न देखे तो संसार बिल्कुल मारवाड़ी की कपड़े की दुकान जैसा हो जाए। मुझे तो तुम्हारे मित्र को देख सचमुच ईर्ष्या होती है। अच्छी बात है, बूढ़े की आय क्या है? इसी समय सरोजनी निशब्द कमरे में आ गई और अपने दादा की कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर पूछा, किसकी दादा? ज्योतिष ने कहा, सतीश बाबू के पिता की। उपेंद्र बोले, ठीक तो मैं नहीं जानता, समझता हूं 2 लाख। ज्योतिष ने दोनों आंखें फाड़कर कहा, क्या वह राजा है? उपेंद्र ने कहा, नहीं, राजा नहीं है, परंतु वैसा ही समझो, वो बहुत बड़े जमींदार हैं। फिर बूढ़े ने कहा, पहले की संपत्ति में वृद्धि ही की है। ज्योतिष ने निश्वास फेंककर कहा, बिल्कुल सौभाग्य के प्रियतम पुत्र, स्वास्थ्य, शक्ति, रूप, ऐश्वर्य। मनुष्य जिस भी चीज की कामना कर सकता है वह सभी उनके पास है। उपेंद्र हंसने लगे, अंत में बोले, एक बड़ा घातक दोष भी है, दूसरे की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर असमय अपघात से न मरा तो जो कुछ कह रहे हो वह सब ठीक है। ज्योतिष सीधे होकर बैठ गए और बोले, अपघात से क्यों मरेंगे? उपेंद्र ने कहा, असंभव नहीं है और पहले ऐसा हो भी चुका है। क्रोध नाम की चीज उसके शरीर में जिस प्रकार भयानक रूप से अधिक है, प्राणों का मोह उसी परिमाण में कम है। इस कलयुग में रहते हुए भी जिसकी अन्याय अत्याचार संबंधी धारणाएं सतयुग के समान ही बनी हुई है
और क्रुद्ध होने पर जिसे हिताहित का ज्ञान नहीं रह जाता, उसके बचने ना बचने पर मैं तो ज्यादा आस्था रखता नहीं। सहन करने में भी एक शक्ति है तथा अनाहत सहाय करने का लोभ संवरण करना भी अवस्था विशेष में आवश्यक है। यह बात वो समझता ही नहीं। जैसे पुराने समय का यूरोप का नाइट इस जमाने के बंगाल में आकर जन्मा हो। ज्योतिष हंसकर बोले, किंतु तुम जो कुछ कहते हो उससे उनके लिए श्रद्धा ही होती है। उपेंद्र ने कहा, भले हो, संसार में रहते हुए अनेक छोटी मोटी मंद वस्तुओं को अग्राह्य करना पड़ता है। यह शिक्षा उसे आज तक मिली नहीं है। इस दिन मिलेगी या नहीं मैं जानता नहीं, किंतु यदि ना मिली तो अंतिम समय का परिणाम मधुर ना होगा। उसके लिए भी नहीं, उसके आत्मीयों और मित्रों के लिए भी नहीं। ज्योतिष बोले, किंतु तुम उनके आत्मीय और मित्र हो, तुम उन्हें क्यों नहीं सिखाते? उपेंद्र के मुंह पर हंसी फूट पड़ी। बोले, मैं उनका मित्र जरूर हूं, किंतु इस शिक्षा का भार ऐसे मित्र पर नहीं है जो सब मित्रों से बड़ा मित्र होगा, जो सब आत्मीयों से बढ़कर आत्मीय होगा। शायद यह विद्या वही सिखाए, नहीं तो हो सकता है उसे चिर दिन अशिक्षित ही रह जाना पड़े। सरोजनी इतनी देर तक चुप और स्थिर होकर सुन रही थी। अब मुंह फिराकर अपनी हंसी छिपा ली। उपेंद्र बोले, किंतु सतीश की कहानी आज यहीं तक रहने दो, मुझे उठना पड़ेगा, 2-1 चिट्ठियां लिखनी है। ज्योतिष को भी जरूरी कागज पत्र देखने थे। उन्हें भी अब बैठना नहीं था, इसलिए वह भी उठने को कर रहे थे। किंतु सबसे पहले उठ पड़ी सरोजनी। एक बार उसके मन में आया कि उपेंद्र से कुछ कहे, किंतु अंत में कुछ कहा नहीं। किसी को एक क्षुद्र नमस्कार तक नहीं किया। अनमनी की तरह धीरे धीरे बाहर हो गई। आज की सभा के जैसे जमने की बात थी, वैसी तो वह जम ही नहीं पाई, बल्कि समाप्त हुई, और भी श्रीहीन रूप में। उपेंद्र कुछ भी जानते न थे, उन्हें कुछ पता भी नहीं लगा।